एक ऐसा क्रांतिकारी जो अंग्रेजों के सामने झुका भी, लेकिन कहा ये थी उसकी रणनीति। एक ऐसा विचारक जिसने हिंदुत्व को एक राजनीतिक अस्त्र बना दिया, लेकिन उसकी सही सोच सालों बाद उसकी सबसे बड़ी पहचान, सबसे बड़ा विवाद बन गई। एक ऐसा शख्स जो महात्मा गांधी की हत्या से जुड़ा और सबूतों के अभाव में छूट भी गया। ये कहानी सिर्फ इतिहास की ही नहीं है, ये कहानी उस आदमी की है जो मरकर भी जिंदा है आज की राजनीति में। ये कहानी है वीर सावरकर की। लेकिन असली सवाल है, कौन थे सावरकर? एक राष्ट्रभक्त या गांधी की हत्या के जिम्मेदार? नासिक के पास एक छोटा सा गांव है, मागुर। तारीख 28 मई 1883। इस दिन इस देश की धरती पर जन्मा एक बालक, नाम रखा गया विनायक दामोदर सावरकर। एक ऐसा बालक जिसे इतिहास में वीर सावरकर के नाम से जानता है। लेकिन इस नाम के पीछे की कहानी शुरू होती है संघर्ष से। मां राधाबाई की ममता का आंचल इस वक्त छिन गया जब हैजे की बीमारी में राधाबाई की जान ले ली। उस वक्त सावरकर की उम्र मात्र 9 वर्ष की थी। अभी इस सदमे से सावरकर सवर भी नहीं पाए थे कि 1899 की प्लेग ने पिता दामोदर पंत की मृत्यु हो गई। परिवार की जिम्मेदारी संभाली बाबा साहब गणेश सावरकर ने, जो वीर सावरकर के बड़े भाई थे। उस कठिन दौर में विनायक ने सीख ली कि लड़ना है। साहसी व्यक्तित्व और अनुशासन उनकी भीतर एक क्रांतिकारी का आकार देने लगा। इसी मुश्किलों के दौर ने सावरकर को साधारण से असाधारण बना दिया। सावरकर कोई आम छात्र नहीं थे। जब वे पुणे के फर्गुसन कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब किताबों के पन्नों में पलटते हुए उन्होंने आज़ादी की नक्शे में अपना नाम दर्ज कर लिया था। यहाँ से उनका व्यक्तित्व और निखर गया। यहीं से शुरू हुआ अभिनव भारतीय सोसाइटी का सफर। एक गुप्त संगठन जो क्रांतिकारी संगठन था, जिन्होंने अपने बड़े भाई के साथ मिलकर खड़ा किया था। यहीं से उनकी मुलाकात हुई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से। तिलक ने उनके अंदर एक अलग सी चिंगारी देखी। तिलक तो आजादी की लड़ाई के आग थे ही। सावरकर भी तिलक से बहुत प्रभावित थे। तिलक भी उनको ऐसे ही नहीं जाने देना चाहते थे। इसलिए साल 1906 में तिलक ने लंदन की पढ़ाई के लिए उनकी सिफारिश भी की तथा उनको स्कॉलरशिप भी दिलवाई, जिससे सावरकर अपनी वकालत की पढ़ाई करके साथ साथ क्रांतिकारी होने की भी पढ़ाई कर सके। साल 1906 में सावरकर लंदन पहुंचे। वहां इंडिया हाउस पहुंचे, जहां पे श्याम जी कृष्ण वर्मा जैसे क्रांतिकारी आज़ादी की ज्योत जला रहे थे। यहां उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी ज्वाइन की, एक ऐसा मंच जहां भारत की आज़ादी एक योजनाबद्ध मिशन थी। वहां सावरकर ने कलम उठाई और 1857 की ब्रिटिश विद्रोह को एक गदर नहीं बल्कि भारत के पहला संग्राम घोषित कर दिया। उनकी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 सिर्फ किताब नहीं, वो ब्रिटिश सत्ता की नींव हिलाने की एक दस्तावेज थी। इस किताब में क्रांतिकारी तरीकों से भारतीय स्वतंत्रता को हासिल करने का बात कही गई थी। इस किताब से ब्रिटिश सरकार कांप गई और उसे बैन कर दिया। लेकिन कुछ प्रतियां इस किताब की फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी पहुंची और गुप्त तरीकों से भारत के कोने कोने में पहुंच गई। जहां भी पहुंची, जिसने भी पढ़ा, जवानी की नसों में शोले धधक उठे। सावरकर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए रोड़ा बन गए थे। सावरकर ने इटली के मंजिनी से प्रेरणा ली थी और उनकी जीवनी को मराठी भाषा में अनुवादित भी किया था, ताकि आज़ादी के संग्राम में उतरा हर एक युवा ये समझ सके कि आज़ादी के लिए कैसे लड़ा जा सकता है।
सावरकर अकेले नहीं थे, उनके एक साथी थे मदनलाल ढींगरा। मदनलाल ढींगरा ने सावरकर को सुना। तब से उनका मकसद सिर्फ पढ़ाई नहीं, आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर शामिल होना हो गया था। कुछ दिनों में ढींगरा एक प्रशिक्षित क्रांतिकारी बन गए थे। ढींगरा का टारगेट बना औपनिवेशिक गुप्त पुलिस का प्रमुख विलियम हर्ट्ज कर्जन वाइली। वाइली ढींगरा के पिता के मित्र थे, लेकिन वे उन क्रांतिकारियों की तलाश में कर रहे थे जो सावरकर के अभिनव भारत सोसाइटी के सदस्य बन गए थे। तारीख थी जुलाई 1909 और जगह थी इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ लंदन, जहां एक सभा चल रही थी। वहां 2 गोली चली, जिसमें कर्जन वाइली को ढींगरा ने गोली मार दी थी, वो भी सरेआम। दरअसल मदनलाल ढींगरा वाइली को भारतीयों पे हो रहे अत्याचारों के लिए दोषी मानते थे। ढींगरा 26 वर्ष के थे। उन पर मुकदमा चला। 17 अगस्त 1909 को उनको सजा सुनाई गई और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। इस घटना के बाद ब्रिटिश पुलिस सावरकर के पीछे पड़ गई थे। सावरकर भागकर पेरिस पहुंचे। वहां कुछ दिन वे भीकाजी कामा के घर रुके, लेकिन 13 मार्च 1910 को वो फिर ब्रिटेन की धरती पर वापस आ गए। इस बार वे गिरफ्तार हो गए। आरोप थे हथियारों की तस्करी, देशद्रोही भाषण और राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश। उनके पास बरामद हुए कुछ क्रांतिकारी दस्तावेज, जिसमें उनकी लिखी किताबें भी थीं, और उनके खिलाफ सबूत थे कि उन्होंने भारत को 20 ब्राउनिंग हैंडगन की तस्करी की है। ब्रिटिश सरकार मानती थी कि इन्हीं में से एक थे लक्ष्मण कनेरे, जिन्होंने दिसंबर 1909 में नासिक के कलेक्टर AMT जैक्सन की हत्या कर दी थी। ये मामला कहलाया था नासिक षड्यंत्र केस। सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस का भी अभियुक्त बना दिया गया था। ये मुकदमा ब्रिटेन में चलाया जा सकता था, परंतु भारत में चलाया गया। मकसद साफ था, भारत की जनता को दिखाना और डराना कि क्रांतिकारियों का अंजाम क्या होता है। लेकिन जब सावरकर को जहाज से भारत ले जाया जा रहा था, तब वो फ्रांस के एक मार्सेलिस बंदरगाह पर एंकर हुआ। कुछ देर के लिए एंकर हुआ। जुलाई 1910 को सावरकर जहाज के बाथरूम से सीवर से निकल करके समुद्र में कूद गए और लहरों को चीर कर तट की तरफ तैरने लगे। पीछे से ब्रिटिश सिपाहियों ने गोलियां भी चलाई, लेकिन वे तट पर पहुंचकर एक फ्रांसीसी पुलिस अधिकारी के पास पहुंचे और बोले कि मुझे मजिस्ट्रेट के पास ले चलो, मैं पॉलिटिकल समर्पण करना चाहता हूं। लेकिन उनको फिर से पकड़कर जहाज पर ले आया गया और फिर वहां से बॉम्बे ले आया गया। नासिक षड्यंत्र केस में कलेक्टर की हत्या का मास्टरमाइंड बनाया और दोहरी उम्र कैद की सजा सुनाई गई, यानी 25-25 साल की 2 कैदें, यानी कुल 50 साल की कैद, और वो भी किसी आम जगह नहीं। ये थी अंडमान की सेलुलर जेल, जिसे हम काला पानी की सजा के नाम से भी जानते हैं। इतिहासकार बताते हैं कि काले पानी की सजा जो कि सेलुलर जेल में दी जाती थी, बड़ी भयावह थी। उस जेल में 698 कोठरियां थी। वहां सरकारी अफसर बग्घियों से चलते थे और उन बग्घियों को खींचते थे राजनीतिक कैदी। सड़कें टूटी हुई, पहाड़ी रास्ता और बग्घियों को खींचने वाले कैदियों पर गाली और कोड़े बरसते थे। उस जेल में मलमूत्र त्यागने का समय निर्धारित था। उस समय के दौरान अगर कैदी मलमूत्र न त्याग पाए तो उसे अपनी कोठरी में ही करना पड़ता था। खाने को मिलता था पनियल सूप। कोठरियों में मल पेशाब से सड़ी हुई गंध आया करती थी। कई दिनों तक कैदियों को बेड़ियों में जकड़ करके खड़ा रखा जाता था। ये जेल यातनाओं से भरा पूरा संसार था। यहाँ कैदियों को मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने का एक नरक बना रखा था। यहीं सेलुलर जेल की कोठरी में नंबर 52 में सावरकर को बंद किया गया था।
11 जुलाई 1911 को सावरकर को भेजा गया था, लेकिन जो सावरकर वहां गए थे वो अब बदल गए थे। सिर्फ 1.5 महीने में ही 29 अगस्त 1911 को सावरकर ने क्षमादान याचिका ब्रिटिश सरकार को भेज दी थी। फिर 14 नवंबर 1913 को सावरकर ने एक और याचिका भेज दी। उन्होंने लिखा कि मैं एक प्रोडिगल सन हूँ, एक भटका हुआ ब्रिटिश सरकार का पुत्र हूँ जो के पैरों में लौट आया हूँ। अगर मुझे रिहा किया गया तो कई भारतीयों का भरोसा ब्रिटिश शासन पर फिर से लौट आएगा। और उन्होंने भरोसा दिलाया कि मैं सरकार की सेवा को करने को तैयार हूँ। फिर सन 1917 में तीसरी याचिका आई, जिसमें उन्होंने अपनी और अपने राजनीतिक कैदियों की भी रिहा होने की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। 30 मार्च 1920 को सावरकर ने एक और याचिका माफीनामा लिखा। उन्होंने लिखा, मैं ना तो उग्रवादी विचारधारा का हूँ, ना ही अराजकतावादी हूँ। मैं संविधान और सुधारों का समर्थन करता हूँ और आगे भी करता ही रहूंगा। पर जुलाई 1920 को ये याचिका भी खारिज कर दी गई। इस प्रकार 9 साल 10 महीनों में सावरकर ने 6 बार माफीनामा लिखे। आखिर में सावरकर ने एक दस्तावेज पर दस्तखत किए, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ब्रिटिश सरकार के कानून को मानता हूँ और अपने मुकदमे को सही मानता हूँ और भविष्य में हिंसा छोड़ने का भी वादा करता हूँ। उन्होंने अंग्रेजों से गुजारिश की कि मैं भारत की किसी भी जेल में भेज दें और किसी भी हैसियत में सरकार की सेवा करता रहूँगा। अब सावरकर की छवि एक ऐसे व्यक्ति की हो गई जो अपने उसूलों से मुकर जाने को तैयार था। एक समय जो व्यक्ति क्रांति का प्रतीक था, ब्रिटिश के सामने झुककर दया की भीख मांग रहा था। लेकिन इतिहास आज यही सवाल करता है कि अगर ये सावरकर की रणनीति थी कि या उनकी कमजोरी। बाद में खुद सावरकर और उनके अनुयायियों ने कहा कि ये युक्ति थी, एक रणनीति थी जिससे जेल से निकलने की, कोई आत्मसमर्पण नहीं। बाद में सावरकर ने यह भी कहा कि अगर मैं जेल में हड़ताल करता तो मुझे भारत पत्र भेजने की भी अनुमति ना मिलती। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि भगत सिंह के पास भी तो माफी मांगना के विकल्प थे, लेकिन उन्होंने तो फांसी चुनी। लेकिन सावरकर का कहना था, भूमि पर रहकर जितना काम किया जा सकता है उतना फांसी पर चढ़कर नहीं। बहरहाल 10 साल की कैद के बाद 2 मई 1921 को सावरकर बंधुओं को जेल से निकालकर भारत की धरती पर लाया गया। सावरकर को भेजा गया रत्नागिरी जेल और उनके भाई गणेश सावरकर को भेजा गया बीजापुर जेल। सावरकर ने शुरू की हिंदुत्व की विचारधारा। उन्होंने एक किताब लिखी, हिंदुत्व, हु इज हिंदू। कुछ इतिहासकार का कहना है कि सावरकर ने हिंदुत्व को राजनीतिक घोषणा पत्र के तौर पे प्रस्तुत किया है। सावरकर की किताब के अनुसार जो व्यक्ति इस राष्ट्र की पितृभूमि, मातृभूमि और पुण्य भूमि को मानता है वही असली हिंदू है और वही असली भारतीय है। इस विचारधारा को भी विवादों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुसलमान ईसाई भारतीय ही नहीं, क्योंकि उनकी पुण्य भूमि भारत नहीं है। यानी कि मुसलमान ईसाई को भारतीय बने रहना है तो उसे हिंदू बनना पड़ेगा। इतिहासकार मानते हैं कि सावरकर वायसराय ललित गो के साथ लिखित समझौता किया था कि उनका समान उद्देश्य है कि गांधी कांग्रेस और मुसलमानों का विरोध करना है। कुछ विरोधियों का कहना था कि अंग्रेज उनको 60 रुपये महीना पेंशन दिया करते थे। वो जानना चाहते थे कि सावरकर अंग्रेजों की कौन सी ऐसी सेवा करते थे कि जिसके एवज में उन्हें ये रकम मिलती थी। कुछ साल बाद 1929 में सावरकर के एक शख्स मिला जिसने भविष्य में एक काला अध्याय लिखा। वो शख्स था नाथूराम गोडसे। बहरहाल 1937 में सावरकर को बिना शर्त के रिहा कर दिया गया। 1 अगस्त 1937 में
ये बाल गंगाधर तिलक की डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी में शामिल हो गए और फिर बाद में 1937 में अखिल भारतीय महासभा के अध्यक्ष भी चुने गए और अगले 7 साल तक ये अध्यक्ष पद पर नियुक्त रहे। 13 दिसंबर 1937 को इन्होंने अलग पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट का विरोध किया। वैसे सावरकर जीवन भर अखंड भारत के पक्ष में रहे। 1947 में भारत के विभाजन का भी विरोध किया था। उनके जीवन में सबसे बड़ा अपयश शामिल होना बाकी था। 30 जनवरी 1948 को जब गांधी की हत्या हुई तो उससे पूरा देश स्तब्ध हो गया था। तब अचानक एक नाम सुर्खियों में आ गया था, विनायक दामोदर सावरकर। हत्या के बाद नाथेराम गोडसे गिरफ्तार हुए। गोडसे हिंदू महासभा और आरएसएस से जुड़ा हुआ इंसान था। इसके अलावा वो पुणे से छपने वाला दैनिक मराठी अग्रणी हिंदू राष्ट्र का संपादक भी था। इस अखबार को चलाने वाली कंपनी द हिंदू नेशन पब्लिकेशन ने सावरकर निवेशक भी थे। इस कंपनी में सावरकर के बतौर 15,000 रुपए की हिस्सेदारी भी थी और वो एक कड़ी थी जिससे उन्हें संदेह के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया गया था। 5 फरवरी 1948 को सावरकर गिरफ्तार हुए। उनके घर से कई दस्तावेज बरामद किए, लेकिन ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे उनको गांधी की हत्या से जोड़ा जा सके। 8 अभियुक्तों के साथ सावरकर को भी अदालत में घसीटा गया। नाथूराम गोडसे ने हत्या की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सरकारी गवाह दिगंबर बड़गे ने एक गहरा राज खोला था। 17 जनवरी 1948 को गांधी हत्या से ठीक 13 दिन पहले गोडसे और नारायण आप्टे बम्बई में सावरकर से मिलने पहुंचे थे। बाहर दिगंबर बड़गे इंतजार कर रहे थे। जब वे दोनों मिलकर निकले तो आप्टे ने कहा, सावरकर ने हमें आशीर्वाद दिया, यशस्वी हो यानी सफल हो और वापस आओ। बड़गे ने यह भी बताया कि सावरकर ने कहा था कि गांधी के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब उनका अंत निश्चित है। ये अदालत में बयान पेश किया गया, लेकिन इस एक खामी भी थी। बड़गे की गवाही अकेले थी और इसमें कोई दूसरा गवाह नहीं था। इस वजह से अदालत ने ये गवाही खारिज कर दी गई और सबूतों के अभाव में सावरकर को दोषमुक्त कर दिया गया। जैसे ही अदालत ने यह फैसला सुनाया, सावरकर के समर्थकों ने यह नारा लगाया कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कभी न होगा पाकिस्तान। गांधी की हत्या से संघ परिवार को झकझोर दिया था। सावरकर का कभी राजनीतिक तौर से निष्क्रिय हो गए थे। आरएसएस ने भी उनसे किनारा कर लिया था। कपूर कमीशन ने तो यहाँ तक ये भी कहा था कि ये इस बात पर यकीन नहीं होता कि सावरकर की सहायता के बिना गांधी की हत्या हो सकती थी। यहीं से शुरू होता है एक क्रांतिकारी का राजनीतिक वनवास। गांधी की हत्या ने सावरकर को साबित कर दिया था। सावरकर एक लेखक भी थे, कवि भी थे, विचारक भी थे, क्रांतिकारी भी थे। सावरकर एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अंडमान की काल कोठरी में पत्थर की नोक से 6000 कविताएं उकेरी थी। एक ऐसा नाम जो स्वतंत्रता संग्राम का क्रांतिकारियों का नायक था। एक ऐसा नाम जिसने इतिहास पे, राजनीति पे और क्रांति पे कई सारी किताबें लिखी थी। गांधी और सावरकर विचारधारा के तौर पर धुर विरोधी थे। गांधी अहिंसा, सत्याग्रह और सर्वधर्म समभाव के राह पर चलने वाले इंसान थे। वहीं सावरकर सशक्त क्रांति, हिंदुत्व और अखंड भारत के समर्थक थे। गांधी मुसलमानों और से भाईचारा बढ़ाने के पक्षधर थे। सावरकर मुस्लिम लीग को देश विरोधी ही मानते थे। गांधी को राष्ट्र की आत्मा अहिंसा में दिखती थी, सावरकर को राष्ट्र की शक्ति शस्त्र में। यही वजह है कि 1966 की निधन के बाद आज भी भारतीय राजनीति में वीर सावरकर एक पोलराइजिंग फिगर बने हुए हैं। उनके लिए
या तो लोग श्रद्धा से सर झुकाते हैं या फिर उंगलियां उठाते हैं। सावरकर के नाम पर आज भी बहस छिड़ जाती है। कोई उन्हें देशभक्त कहता है तो कोई उन्हें माफीनामा देकर कायर कहकर कटघरे में खड़ा करता है। सावरकर के लिए बीच में कोई रास्ता नहीं, या तो वो आपके हीरो हैं या वे इतिहास के खलनायक। ये वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर के लिए। इनके बारे में जितनी जानकारी मैं जुटा पाया उस मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि सावरकर के बारे में आप क्या सोचते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इस चैनल को श्री राम कथा अनुसरण को सब्सक्राइब करें, जिसमें ताकि मैं अधिक से अधिक वीडियो और अधिक से अधिक इतिहास के बारे में बातें और आपके लिए आगे भी लाता रहूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। अगली वीडियो जल्दी ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।